पति देव जी पत्नी की कमाई पर मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे। विशु देर से सोया पड़ा था, वैसे तो जल्दी ही उठ जाता है, या यह कहें कि उठना ही पड़ता है। विश्वनाथ तिवारी डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में रौब दाव के साथ 13 साल से काम कर रहा है। वह कंपनी के मालिक जलान का दाहिना हाथ है। आकाश चुमता वेतन, साथ में अन्य सुविधाएं जैसे ड्राइवर, पेट्रोल समेत गाड़ी, फ्लैट, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई का पैसा, साल में एक बार देश या विदेश में घूमने का खर्चा और पूरे विश्व में ऑफिशियल टूर का अलग पैसा। जब इतनी सारी सुविधाएं देती है कंपनी तो काम भी दबा कर लेती है। सच तो यह है कि उसी ने ही कंपनी को सफलता की चोटी पर बिठाया है। इसकी टक्कर की जो दूसरी कंपनी है वो उस पर नजर लगाए हैं कि कब विश्वनाथ का जलान से मतभेद हो, कब वो उसे चारा फेंके, अपनी कंपनी में खींच ले। हाँ तो ये है, भोर की नींद उसे बचपन से लुभाती है। उसके पिता एक निष्ठावान ब्राह्मण पंडित केशवदास थे। केशव गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, वेतन अनियमित। पहली पत्नी 1.5 साल के विश्वनाथ को छोड़कर दुनिया से चल बसी तो विशु की देखभाल के लिए ही गरीब ब्राह्मण कन्या निर्मला को ब्याह लाए थे वो। उसी से 2 बच्चे, बेटा दीनानाथ और बेटी सुलक्षणा हैं। अपनी आय में गृहस्थी नहीं चलती, पर 5 बीघा जमीन थी उसके पास, उसी से रोटी कपड़ा चल जाता। मिट्टी का कच्चा घर तो अपना था ही, पर उनके पास सबसे बड़ी संपत्ति थी पूरे गांव का आदर सम्मान। भोर में 4 बजे वो उठ जाते, अपने साथ ही वो विशु को जगाकर पढ़ाने बैठा देते। कहते उषा काल का अध्ययन सबसे श्रेष्ठ होता है, सूर्य उदय तक बिस्तर पर रहना चंडालों का काम है। बेचारा विशु बचपन से ही भोर की मीठी नींद से वंचित रह गया। विद्यार्थी जीवन समाप्त होते ही कंधों पर आ बैठे उच्च पद का दायित्व। भोर की तो क्या, रात की भी नींद छीन रही थी। पर रविवार के दिन विशु देर तक सोता है। रीमा भी नहीं जगाती, उल्टे बच्चों को हल्ला गुहार करने से रोकती। आज रविवार नहीं, सोमवार है, हफ्ते भर काम करने का पहला दिन। वसु गहरी नींद में सो रहा था। इतना निश्चिंत शांति से नींद वह वर्षों से नहीं सोया। बच्चे कब स्कूल चले गए पता नहीं चला। पहली चाय रोज की तरह सिरहाने रखकर कब नौकर चला गया उसका भी पता न चला। रीमा के जोरदार झकझोरने से उठा, हड़बड़ा कर देखा, खिड़की के पर्दे हटा दिए गए हैं। पर्दे फर्श पर धूप, सामने रीमा हाउस कोट पहने खड़ी हंस रही है। उठी साहब, पता है 8 बज गए हैं, आज ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से मीटिंग है ना। धत, नींद खराब कर दी मेरी। रीमा बिस्तर पर बैठी प्यार से उसके बिखरे बालों को संवार रही थी और हंस रही थी। बच्चों से कम नहीं हो तुम, वो भी तैयार हो, स्कूल चले गए, चलो उठो। वह फिर लुढ़कने को तैयार, सोने दो मुझे। अरे अरे, ठीक 11 बजे मीटिंग है तुम्हारी, बाहर में जाए मीटिंग। जलान का बच्चा, संभाल ले अपने आप। क्या कह रही हो? ठीक ही कह रहा हूँ, शनिवार को ही मैंने रेजिग्नेशन लेटर उसके मुंह पर मार आया हूँ, आजाद हूँ अब मैं। क्या? रीमा इस तरह छिटक कर खड़ी हो गई मानो 1000 बोल्ट का झटका लगा हो। नौकरी छोड़ दी तुमने? हाँ। इतना बड़ा फैसला तुमने मुझसे पूछे बिना कैसे लिया? वसु ने देखा एक क्षण पहले की रोमांस भरी मधुर मुस्कान उसके मुख से गायब थी। अब वहाँ क्रोध की ज्वाला थी। क्या तुमसे पूछता? यह तो मेरी व्यक्तिगत मामला है, मैं नौकरी करूँगा या नहीं यह मेरा फैसला है। गुस्से में हाँफ रही थी रीमा। तुम्हारा फैसला? वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है जो अपनी मर्जी से चलोगे। घर परिवार वाले हो, तुम्हारे सब कुछ पर हमारा अधिकार है। तुम बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? सोने की खान जैसी नौकरी जिसने तुमको झोपड़ी से उठाकर महल में बिठा दिया, समाज के सर्वोच्च सोसाइटी में तुमको पहचान दी, तुम उसी नौकरी को
मिजाज दिखाकर छोड़ आए। हेलो, ये सब जो तुम मुझे गिना रही हो वो सब खैरात में नहीं दिए हैं किसी ने, मुझे अपनी योग्यता और ईमानदारी की बदौलत हासिल किया था। मैंने यह मौका कैंपस सिलेक्शन में टॉप किया था। एक पिछड़ी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। इन 13 वर्षों में खरबों का मुनाफा करा दिया कंपनी को। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने तिनके की तरह बह जाता जलान का बच्चा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो बनो मत। तुम जैसे MBA आजकल क्लर्क का काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, पर 13 वर्ष पहले आज की तरह छावड़ा भर भर MBA नहीं निकलते थे प्रतिवर्ष। थोड़ी नरमी दिखा दी रीमा। देखो, आपस में लड़ाई करने का किसी की समस्या का समाधान नहीं होता। जलान साहब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, कोई मूर्ख तो है नहीं। तुमसे कंपनी को कितना फायदा है यह वो भी समझते हैं। तुम इतने वर्षों से इस कंपनी के प्रतिनिधि हो। बहुत से देशों के लोग तुमको ही जानते हैं इस कंपनी के नाम से। तुम्हारे ना रहने का मतलब है कंपनी का बहुत नुकसान हो सकता है। बहुत सारे बाहर के कस्टमर तुम्हारी जगह नए आदमी को देखकर डील ही ना करे। इस बात को जलान साहब भी जानते हैं। विशु अवाक हो रीमा को देख रहा था। वह भी एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत है। 50,000 रुपए से ऊपर ही वेतन देती है। उसमें इतनी प्रैक्टिकल समझ, व्यावसायिक बुद्धि है, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। और ऐसा दांवपेच तो इतने बड़े बड़े डील करके भी उसके मस्तिष्क में नहीं आया। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जलान साहब मजे हुए व्यापारी हैं, अपना फायदा अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी जगह नए आदमी को लेकर उसे अपने हिसाब से तैयार करने में उनको वर्षों लग जाएंगे। कंपनी को बहुत नुकसान होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मुझे बेटी मानते हैं। तुम माफ़ी मांगकर रेजिग्नेशन वापस ले लो। आज की ऑस्ट्रेलिया वाली मीटिंग में सफल हो जाओगे तो वो और भी खुश हो जाएंगे। चलो उठो, मैं भी तैयार होती हूँ। तुम्हारी समस्या का समाधान कर मैं अपने ऑफिस चली जाऊंगी। माफ़ी मांगूंगा मैं? अरे, यह बस फॉर्मेलिटी है। दो सब कह देना। मैं क्या जाता हूँ, उम्र में पिता समान है और मालिक है। कभी नहीं। पंडित जी का खून जाग उठा। विशु भी धमनियों में वह पंडित जी जो आज भी न्याय, निष्ठा, सदाचार, सपाट बयानी व सत्य वचन के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रथम संतान इतना नहीं गिर सकता। प्रश्न ही नहीं उठता माफ़ी मांगने का। गलत वो है, मैं नहीं। माफ़ी उनको मुझसे मांगनी चाहिए। फिर से जल उठी रीमा। तो तुम त्यागपत्र वापस नहीं लोगे? माफ़ी नहीं मांगोगे? नहीं, कभी नहीं। ठीक। अनपढ़ गवार महिलाओं की तरह मुंह बिटका कर रीमा चीखी। तो अब मजे करो, बीवी की रोटी तोड़ो, उसकी कमाई पर मौज मस्ती करो। वासु का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सार्थ का नग्न रूप देख रहा है वह। पहले तो यही रीमा प्रेम में समर्पण, त्याग और मधुरता की बात करती थी, पर उसके स्वार्थ पर चोट लगते ही क्या रूपांतरण हो गया। वसु की नजर में सबसे सुंदर मुख आज कितना भयंकर और कुरूप हो उठा। वह अपलक उसे देखता रहा। क्रोध में भुनभुनाती रीमा तैयार हुई। डटकर नाश्ता किया, गैराज से अपनी गाड़ी निकालकर ऑफिस चली गई। अब लंच में लौटेगी, बच्चों को स्कूल से लेकर 2 बजे, 3 बजे फिर जाकर फिर से लौटेगी 5 बजे। रोज का यही रूटीन है उसका। रीमा के जाने के बाद एक अलसाई अंगड़ाई ले वसु उठा बैठा।
घड़ी ठीक 10 बज रही थी। चलो अब पूरे 4 घंटे हैं उसके हाथ में सोच विचार कर निर्णय लेने को। फ्रेश होकर आते ही संतों ने ताज़ी चाय लाकर स्टोर पर रखी। उसने चाय पी। रीमा ने पूरी तरह मन भंग हो चुका है। आज वह स्वयं समझ गई उसका रिश्ता बस स्वार्थ का रिश्ता है। इन्हीं सब उलझनों में फंसा वह अतीत में खो गया। अपने पिता को वह कभी कभी आर्थिक चिंता करते देखता था। जब निर्मला यानी सौतेली माँ कभी डांट कभी प्यार जता उनको साहस जुटाती थी कि चिंता क्यों करते हो जी, सब समस्या का हल हो जाएगा। कभी भी आर्थिक दुर्बलता को लेकर पिता को ताने देते या व्यंग करते नहीं सुना। न ही कभी अपने लिए कुछ मांगा करते। अपनी माँ की तो स्मृति भी नहीं है मन में। 1.5 वर्ष की उम्र से ही उसने निर्मला को अपनी माँ ही जाना है और निर्मला ने भी उसे पलकों पर पाला है। दिनों से बढ़कर प्यार किया है। उसका भी तो बाबा से वही रिश्ता था जो रीमा का उसके साथ है। फिर निर्मला हर संकट में बाबा के साथ रही, साहस जुटाया, मेहनत करके सहयोग दिया और रीमा ने आज उसकी रोटी का एक कौर भी नहीं खाया अभी। फिर भी अपनी कमाई का ताना दे गई। पति के मान सम्मान का कोई मूल्य नहीं जो उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने, माफी मंगवाने ले जा रही थी। उसे झूठे और बेईमान जलान के पास उसने उसके आत्मसम्मान की प्रशंसा नहीं की। एक बार भी साहस नहीं बढ़ाया कि ठीक क्या, चिंता क्यों करते हो, मेरी नौकरी तो है ही, दूसरी नौकरी मिलने तक मैं सब संभाल लूंगी। वाह क्या कहने, उच्च समाज की अति उच्च पद पर कार्यरत पत्नी की आज रीमा ने 13 वर्ष से पति के सारे सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, अपने हर शौक की पूर्ति, आराम, लिबास का जीवन सब कुछ एक झटके में उठाकर फेंक दिया। अपनी जरा सी असुविधा की कल्पना मात्र से एक बार भी नहीं सोचा कि पति के पास कितनी योग्यता है, कितना अनुभव है और अपने क्षेत्र में कितना नाम है। वो 2 दिन भी नहा नहीं बैठेगा। 10 कंपनी मालिक हाथ फैलाए बैठे हैं उसे खींच लेने के लिए, देश ही नहीं विदेशों में भी। और उसकी सबसे प्रिय पत्नी उसकी तुलना कर गई डोनेशन वाले छड़क छाप MBA लोगों के साथ। बस अब और नहीं, पार्लर ने जो सुंदर मुख दिया है रीमा को, वह मुखौटा हटकर उसके अंदर का भयानक स्वार्थी क्रूर मुख स्वयं ही दिखा गई। वह आज उसका सारा मोह भंग हो चुका है। अपने ही प्रोफेसर की बेटी रीमा को पाने के लिए वह स्वयं कितना स्वार्थी बन गया था। आज उस बात का उसे अनुभव हुआ। MBA के खर्चे के लिए उसने निर्धन परिवार की मुँह की रोटी 5 बीघा खेत तक बिकवा दिया, पिता पर दबाव डाला। अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की चिंता करके भी सौतेली माँ निर्मला ने एक बार भी बाबा को नहीं रोका और उसने इन 13 वर्षों में उधर पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे बहाना मिल गया था। जब नौकरी पाकर बाबा को सहायता करने का समय आया तब सबसे पहले रीमा से शादी करके अपने परिवार से पल्ला झाड़ने का बहाना खोजने लगा और मिल भी गया। निष्ठावान साधवादी ब्राह्मण पंडित जी ने ठाकुर की बेटी को अपने घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकारा और वह खुश हो रिश्ता तोड़ आया। असल में उसके अंतर्मन में भय था, आशंका थी कि इस निर्धन परिवार से जुड़ा रहा तो कमाई का कुछ हिस्सा अवश्य चला जाएगा इस परिवार के हिस्से, जबकि पिता
छोड़ औरों से उसका खून का रिश्ता है ही नहीं। और पिता के प्रति भी क्या दायित्व निभाया। दिल्ली से 40 मिनट या 1 घंटे का रास्ता है फूलपुर गांव का। फूलपुर वह भी हाईवे के किनारे। गांव के चौधरी का बेटा महेंद्र मोटरसाइकिल लेकर आया था उसे लेने। गेट पर ही मिल गया। एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसके बाद ही प्रमोशन की घोषणा होने वाली थी। रीमा ऑफिस ना जाकर घर में ही सांस रोके बैठी थी। वह ऑफिस ही निकल रहा था कि महेंद्र ने पकड़ा। विशु जल्दी चल, पंडित जी नहीं रहे, अभी अर्थी नहीं उठी, तू जाएगा तब उठेगी। उसके दिमाग में प्रमोशन की मीटिंग चल रही थी। इस समय यह झूठा झमेला खोज कर बोला। दीनू है तो मुंह खुल गया था महेंद्र का। क्या कर रहा है तू? बड़ा बेटा है और तेरे पिता थे वो। देख, मेरे जीवन का प्रश्न है, आज मैं नहीं जा सकता, जरूरी काम है, आ जाऊंगा, तू जा। महेंद्र के खुले हुए मुंह के सामने वह ऑफिस चला गया था। 8 वर्ष पुरानी बात हो गई। विशु ने निर्णय ले लिया और निर्णय के बाद अपने को जहाँ पाया उससे उसके होश उड़ गए। उसका अपना कुछ है ही नहीं। यह कंपनी का लग्जरी फर्डिसन फ्लैट नहीं, गुड़गांव दिल्ली सीमा पर बाग बगीचों से सजी सुंदर कोठी है। गांव की मिट्टी में पले विशु को 9 मंजिले पर टंगे रहना अच्छा नहीं लगता था। तब इतनी आबादी भी नहीं थी। इधर तो सस्ते में ज़मीन मिल गई, फिर मनपसंद नक्शे से घर बनवा लिया। कुशल माली के साथ खड़े हो, पेड़ पौधे लगवाए जो अब बड़े हो गए हैं। लॉन में आगरा से मंगवा कर कारपेट घास लगवाई, पर यह कुछ भी उसका अपना नहीं है। पूरा का पूरा घर रीमा के नाम है। उसने सारे बैंक खाते निर्वेश के कागज देखे, सब कुछ रीमा के नाम है। कहीं भी कुछ भी उसके अकेले का नाम का नहीं। हाँ, एक खाता उस अकेले का नाम अवश्य है जहाँ उसका वेतन जमा होता है। उसे खोल देखा तो उसमें मात्र 55,000 रुपये पड़े हैं। चलो, भागते भूत की लंगोटी संकटकालीन समय को पार कर देगी। 5,000 पर्स में है। और हाँ, आज 17 तारीख है, कल रविवार गया है। 15 तारीख शनिवार को त्याग पत्र दिया है। शाम को 4 बजे, मतलब उस दिन तक का वेतन तो मिलेगा ही, पर वह जानता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ज़्यादा बेरोजगार नहीं रहने वाला। बस यह बीच का समय काटने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह चाहिए। वह अटैची में ज़रूरी कागज़ पत्थर रख रहा था, तभी ध्यान आया एक पॉलिसी और है जिसमें रीमा का नहीं, एक ट्रस्ट का नाम है। 20 लाख की पॉलिसी है। विशु ने वह पॉलिसी निकाली। 5 दिन बाद वह मैच्योर हो रही है। चैन की सांस ली कि चलो 20 लाख रुपए हाथ में होंगे, अब उसे कोई चिंता नहीं। उसने पॉलिसी अटैची में रख कर ली। इसके बाद कपड़े लत्ते बैग में डाले। बैग को नौकर से गाड़ी में रखवा दिया। नौकर ने नाश्ता लगा दिया। नहाते नहाते ही उसने फैसला कर लिया था कि भरपेट नाश्ता करके ही निकलेगा। अभी तक तो रीमा के घर में रोटी उसी की कमाई है। नाश्ता कर लैपटॉप उठा, चलते चलते एक पल रुका। एक कसक यहाँ छोड़कर जा रहा है। दोनों बच्चे पलकें गीली हो उठी, पर जाना तो पड़ेगा ही। आज उसने सबसे पहले अपने निजी खाते से 9,000 रुपये निकाल पर्स में रखे, फिर गाड़ी से नगर निगम सीमा पार की। अपने गांव की सड़क पर गाड़ी जब उतरी तब अचानक याद आया, 13 वर्ष हो गए गांव आए, ये युग बीत गया, जाने कितने परिवार हो चुके होंगे। एक परिवार तो अभी दिख रहा है, वसु। पहले गांव जाने की सड़क चौड़ी थी, इतनी ही थी, पर कच्ची थी। बाहरों महीने धूल उड़ती थी, बरसात में कीचड़ भरी। अब काले कोले तार की साफ सुथरी सड़क चमचमाती नगीना सी पड़ी है। उस पर टेम्पो भी चल रहे हैं। उसकी गाड़ी फिसलती
चली जा रही थी। गांव की सीमा में एक चाय की दुकान क्या जरी सी आड़ में बनी रखी थी। वहां एक तख्ते पर 2 युवतियां, सामने एक मेज पर स्टोव, केतली, दूध का भगोना, कांच के जार में सस्ते बिस्कुट, नमकीन और ब्रेड। ग्राहक शून्य दुकान थी। उसने गति धीमी की। उतरा पड़ा। एक युवती सलवार सूट में थी, दूसरी साड़ी में। उसके उतरते ही सलवार वाली युवती चहक उठी। बड़े भैया। साड़ी वाली युवती ने जल्दी से पल्ला खींचकर मुंह ढक लिया। यह सहज, संकोच, सम्मान प्रदर्शन आज शिक्षित शहरी समाज में जड़ से उखाड़कर एकदम समाप्त हो गया है। उसका मन जुड़ गया। युवती की ओर देखा। तू मिन्नी है क्या? जी बड़े भैया। साड़ी वाली युवती ने तब तक आकर उसे प्रणाम किया। विशु का समाज बदल गया है। वह हाय हेलो तो जानता है, पर आशीर्वाद में क्या कहें नहीं जानता, इसलिए चुप रहा। मुन्नी ने कहा, भाभी, बड़े भैया के साथ मैं घर जा रही हूँ। तुम दुकान बढ़ाकर जल्दी से घर आ जाओ। वक्त क्या क्या दिखाएगा मुझे। इनके मुंह का निवाला छीनकर उसने अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां बनवाई थी। वह तो ऊपर की चोटी पर चढ़कर आराम से बैठ गया, पर उसका मूल्य चुकाना कितना भारी पड़ा इस निर्धन परिवार को। पंडित केशवदास तिवारी, जिनको जिला अधिकारी तक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनकी बहू बेटी 2 रोटी जुटाने के लिए चाय की दुकान खोले बैठी हैं। पर दीनू तो था, वह कहाँ गया? क्या कमाता नहीं है? आवारा हो गया है या इतना अमंगल नहीं हुआ होगा? बहू के हाथों में सुहाग के प्रतीक लाल कांच की चूड़ियां हैं। घर एकदम से खंडर हो चुका है। मिट्टी का ही घर था, पर एकदम मजबूत, लिपा पोता। सुई भी गिरे तो उठा लो। छत इतनी मजबूत थी कि वहाँ दोस्तों के साथ दिन भर छत पर पतंग उड़ाया जाया करता था। आज घर भले ही कच्चे हों, जमीन काफी थी। पंडित जी ने बांस का वेड़ बनवा रखा था, पूरी सीमा को घेरा, जिसे बाउंड्री बवाल कहते हैं। अब तक बांस के टुकड़ों का भी नामो निशान नहीं। सब बराबर हो गया था। उसी के कोने में चाय की दुकान है। आंगन में आते ही मुग्ध हो गया। एक छोटा सा लंगड़ा आम का पौधा लगाया था उसने आंगन के बीचों बीच। वह अब महावृक्ष बन गया है, मजबूत शाखाएं फैलाए खड़ा है। मुन्नी ने उसके पैर रुकते देखकर हंसकर कहा, बड़े भैया, यह तुम्हारा लगाया पेड़ है। अम्मा कहती हैं, देखो कितना बड़ा हो गया है। छावड़ा भर भर कर मीठे आम उतारते हैं। सावन भर पूरे मोहल्ले की औरतें इस पर झूला झूलने आती हैं। यह सच है कि निर्मला ने अपना सारा स्नेह प्यार उस पर पहले ही दिन से न्यौछावर किया, पर विशु ने कभी उसको माँ नहीं समझा। उसके साथ उसका व्यवहार सदा ही औपचारिक रहा, लड़ाई या अपमान भी नहीं किया कभी। पर आज उसने मन से जाकर उसके धूल भरे गंदे पैरों को छूकर प्रणाम किया। निर्मला ने अपने दुर्बल हाथों से उसे छाती पर खींच लिया, माथे को चूमा। मेरा विशु, मेरा बेटा, कितने दिनों में आया रे तू? दंग रह गया वह। एक अनपढ़ निर्धन महिला जो सौतेली माँ है, अपने स्वार्थ के लिए इनके मुंह की रोटी तक छीन कर उड़ा कर ले गया। आज तक पलट कर देखा भी नहीं। अपनी पत्नी, जिस पर उससे अपना सब कुछ लुटाता रहा, उससे करारा थप्पड़ ना खाता तो आज भी इधर की दिशा नहीं लेता। उस निर्मला की आंसू भरी आंखों में कोई क्रोध, कोई विराग नहीं, कोई शिकायत नहीं है, तो बस इसने ममता की अमृत धारा। अम्मा, कैसी हो तुम? बस ठीक हूँ। तू खुश है? बड़ा आदमी बन गया है। ये क्या कम सूखा है? आंचल से थकता पूछा। बैठ बेटा। मुन्नी भैया के लिए पानी ला। विशु ने देखा छत पर अनगिनत दरारें, कहीं कहीं तो दरारें इतनी चौड़ी कि धूप का कतरा नीचे आ रहा है। साथ वाले कमरे की तो आधी छत ही गिर गई है। उसके ऊपर खुला आकाश, सिर उठा हुआ, वहाँ बैठा बाबा अध्ययन किया करते थे। दूसरे कोने में उसके पढ़ाने की मेज। अम्मा, छत तो कभी गिर सकती है। हाँ बेटा, पर करें क्या? दीनू को लाला की चीनी मिलान में काम मिल गया है।
10वीं में पास ना कर पाया, बल्कि मुन्नी की बुद्धि अच्छी है, 10वीं पास कर लिया। सोचा था थोड़ा थोड़ा जोड़ छत की मरम्मत करवा लेंगे, पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी, आधा पैर काटना पड़ा। बैसाखी पर चलता है वह अब। नौकरी चली गई तो दाने दाने को तरस गए। तब बहू और मुन्नी ने सलाह कर चाय की दुकान खोली। उससे रूखा सूखा ही सही 2 रोटी शाम को मिल जाती है। स्तब्ध हो गया। उस किशोरी सी बहू के प्रति मन में आदर भर उठा। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद पति को दुत्कार कर उसे पल्ला नहीं झाड़ा, उसके साथ रही, उसको उसके परिवार को सहारा दिया अपनी छोटी सी सीमित क्षमता के अनुसार। और रीमा इतनी बड़ी नौकरी, इतना संपन्नता उसका ही दिया। इतना सुख आराम संपन्नता में जरा अंतराल आ गया। सोचकर ही इतने गुस्से में आ गई कि पति को ताने देने से नहीं हिचकी। और यह छोटी सी निधन अनपढ़ लड़की मुन्नी पानी ले आई। नल का ताज़ा पानी, वर्षा से मिनरल वाटर छोड़ सादा पानी नहीं पीता है वसु। पर आज निश्चिंत होकर नल का पानी पी गया और लगा बहुत देर से प्यासा था। दीनू कहाँ है? चौधरी के बेटे ने सड़क पर पेट्रोल पंप खोला है। तेल भरने को जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें से कोई कोई सफाई भी करवाते हैं, तो उनसे दीनू को लगा दिया है। कभी कभी 30 से 40 रुपए कमा लेता है, कभी कभी एकदम खाली हाथ। बेटा तू हाथ मुँह धो ले, मुन्नी ताजे पानी से बाल्टी भर दे, तौलिया धुला निकाल दे। अम्मा सड़क पर गाड़ी खड़ी है, मैं अंदर ले आता हूँ। निर्मला की आंखें फटी की फटी रह गई। तू गाड़ी लाया है? हाँ अम्मा। आत्मकलीन और अपराध बोध से वसु का मन भारी हो रहा था। आज लग रहा है कि उसे दिन वह गलत था। बाबा कहते थे धनवान बनो या ना बनो, पर बच्चा इंसान बनो। आदमी धन से नहीं मन से बड़ा होना चाहिए। पर उनके दिए सारे संस्कारों का ठेंगा दिखाकर उसने उस उपदेश को कभी नहीं अपनाया। अपना स्वार्थ तो पूरा हो ही गया। तभी वह सजग हुआ। सोचा अरे उसके पास अपना बचा ही क्या है। एक नाम और नाम के पीछे जुड़ा सरनेम तिवारी। छोड़ सारे अभ्यास, आत्मजन, घर द्वार, यहाँ तक कि सोचा भी तो रीमा की, उसके मम्मी पापा, उसके उपदेश, रीमा के भाई बहन, उसकी आदतें, उठना बैठना, समाज में परिचय तक रीमा का दिया है। रीमा का पति मिस्टर सिन्हा का दामाद, गौतम साहब का जीजा, पंडित केसर तिवारी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, क्योंकि अपने सुपुत्र विश्वनाथ तिवारी ने स्वयं अपना अस्तित्व खो दिया। मिस्टर सिन्हा का दामाद रीमा का पति से नाम से जाना जाता है, तो फिर पंडित जी का नाम चलेगा कैसे? वसु ने गाड़ी लाकर खड़ी की। निर्मला ने आकर गाड़ी को बड़ी ही सावधानी से छुआ। मुख पर गर्व का उजाला। तेरा बाबा देखकर कितना खुश होता रे मुन्ना। अचानक ही वसु को लगा क्या होता अगर वह करियर के पीछे ऐसे साथ बनकर ना दौड़ता। बाबा सदा कहते थे सहज सरल व आदरणीय बने रहने के लिए, पर उसने तो स्वयं ही अपने जीवन को जटिल, इतना तनावपूर्ण बना लिया। वह माधवी था, शिक्षा पूरा कर कोई नौकरी कर लेता, काम पर जाता, फिर अपने आंगन में अपने परिजनों के बीच लौट खा पी कर चैन की नींद सो जाता। खेतों की हरियाली, कोयल की कूं और माटी की सुगंध की चादर ओढ़े। पर नहीं, उसने जो दौड़ शुरू की है दूसरों को पीछे छोड़ आगे और आगे जाकर आकाश छूने की, उसमें कोई ब्रह्म चिन्ह है ही नहीं। बस सांस रोक कर दौड़ते रहो, गिर गए तो मर गए, दूसरे लोग तुमको रौंद आगे निकल जाएंगे। आज इस निर्धन थके हारे परिवार को देखकर एक नए संसार की खोज मिली उसको। यहाँ पल पल जीवित रहने की लड़ाई लड़ते हुए भी ये लोग कितने सुखी हैं, कितने शांति हैं। आम की घनी छाया के नीचे एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है। कोई भी बुरा समय आए तो कैसे सब मिलजुल कर उसको मार भगाने को एकजुट हो जाते हैं। उसके जीवन में संपन्नता के साथ वह सब कुछ सारी सफलताएं हैं जो आज के तथा कथित
उच्चाकांक्षी लोगों का सपना है, पर आज रीमा ने आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया कि उसके प्रति समर्पण किसी का भी नहीं। चल बेटा, खाना खा ले, थोड़ा आराम करके जाना। दिन रहते ही घर लौटना समय ठीक नहीं है। दीनू लौटकर दुखी होगा कि भैया से भेंट नहीं हुई। एक एक शब्द में उससे माँ, जिसे वह सौतेली मानता था, का स्नेह, ममता और संतान की चिंता देख विशु अंदर तक भीग उठा। मैं नहीं जा रहा, कई दिनों की छुट्टी लेकर आया हूँ, घर में रहूँगा। बुरी तरह चौंकी निर्मला। क्या? अरे रहेगा कहाँ? देख रहा है घर द्वार की दशा। कहाँ सोएगा, कहाँ उठेगा बैठेगा, और नहाना धोना तुम लोग कैसे करती हो? पागल मत बन, हमारी बात मान। और क्यों, क्या मैं कोई आसमान से उतर कर आया हूँ? हंस पड़ी निर्मला। वसु ने देखा इतना आधी तूफान झेल कर भी निर्मला की हंसी में आज भी वही शुद्ध पवित्र हृदय झांकता है, वही मीठी सहज सरल हंसी। कर लो बात, तेरा घर द्वार है, रहेगा क्यों नहीं, पर तेरे रहने लायक भी तो हो, तभी तो रहना है। मुझे इसको रहने लायक बनाने के लिए क्या कह रहा है तू? अम्मा न समझती, जो अपनी जड़ अपने हाथों से काट गया था, पर मजबूत जड़ काट कर भी नहीं कटती। एक टुकड़ा भी रह जाए तो पेड़ से लहला उठता है। अम्मा, मैं समझ गया हूँ कि मैं आज तक सोने के हिरन के पीछे दौड़ता रहा, जो लुभाता जरूर है पर किसी का भी अपना नहीं होता। बस तुम मुझे वह करने दो जो मुझे करना है। वह क्या है लल्ला? इस मकान को मजबूत पक्का घर बनाना है। 3 कमरे, 1 हॉल, बिजली पानी की व्यवस्था, रसोई बाथरूम की सुविधा, और आज से चाय की दुकान बंद। पंडित जी की बहू बेटी सड़क चलते लोगों को चाय बेचेंगी, यह तो बड़ी लज्जा की बात है। वहाँ एक बहुत बड़ी फॉर्चून की दुकान होगी, एक नौकर होगा, दीनू उसमें बैठेगा, पर वह तो बहुत पैसों का है। अम्मा, याद है तुम बचपन में कहती थी कि तेरा बेटा लाखों का नहीं करोड़ों का है, तुम पैसों की चिंता क्यों करती हो? मैं तो हूँ। रो पड़ी निर्मला। मेरे बच्चे, चलो अम्मा रोटी खिलाओ, भूख लगी है। मन एकदम नीले आकाश का जलहीन छोटे छोटे बादल के टुकड़े जैसा हलक हो गया। उसे चिंता नहीं, इस समय पर्स में 35,000 रुपये पड़े हैं, काम शुरू करने में परेशानी नहीं होगी। बीमा के 20 लाख रुपए है ही। उसे पता है कि वह 1 हफ्ते में खाली नहीं बैठेगा। दूसरे लोगों की नज़र वर्षों से उस पर है, उसकी योग्यता और काम की निष्ठा से सब ललचाए बैठे हैं। देश और विदेश की कंपनियों के कर्णधारा कई ऑफर इस समय भी उसके हाथ में है, बस स्वीकार करने की देर है, और वह करेगा भी। पर इस बार देश नहीं विदेश में जाने का मन बना लिया है, जहां रीमा की परछाई भी ना हो। घर के ऊपर अपने लिए एक बड़ा सा पोर्शान बना लेगा, जहां से हरे हरे खेत, गाती कोयल, आम के बाग और गांव के किनारे किनारे बहती यमुना नदी दिखाई पड़ेगी। एक बार जिस पेड़ की जड़ काट कर गया था, उसकी जड़ के बचे हुए टुकड़े से पेड़ फिर से लहलहाता वटवाच बन गया है। अब दोबारा से उस जड़ को नहीं काटेगा। वर्ष में एक बार माँ भाई बहन के पास अवश्य आएगा। बहुत दिनों बाद लौकी की सब्जी चूल्हे की आंच में सिकी गोल मटोल करारी करारी रोटी पेट भर कर खा। वह मंजूस की बनी चारपाई पर दरी और साफ धुली चादर के बिछोने पर पड़ते ही सो गया। बहुत दिन बाद गहरी मीठी नींद आई थी उसे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।